बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कविता कृषक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत के किसानों का अपने भावों में, जिसे शब्द चित्र कह सकते हैं, किसान के दर्द को, किसान के जो दिनचर्या होती है उसको समझाने का प्रयत्न किया है। आइए इस कविता को हम सस्वर पढ़ें और इसके भावार्थ को जानें। लेकिन इसके पहले हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा जान लें। साहित्य जगत में दद्दा के नाम से पुकारे जाने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। काव्य व नाट्य विधाओं पर उनका समान अधिकार था और वे समान रूप से कविता और नाटक लेखन किया करते थे। पंचवटी, साकेत, यशोधरा, भारत भारती आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषकों अर्थात किसानों का श्रम, उनकी मेहनत मानव कल्याण को समर्पित है। वे खेतों में कितनी मेहनत करके और किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों से तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों से है जिन परिस्थितियों में हम घर से बाहर निकलने में भी कतराते हैं, वो उन विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए अनाज पैदा करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी जीविका को तो चलाते ही हैं, पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं ये भारतीय किसान। और इसलिए इनको ये कविता समर्पित करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और इन किसानों के विपरीत परिस्थितियां जो हैं उनका चित्रण इन्होंने अपनी कविता कृषक में किया है। अब आइए हम इसका स्वस्वर पाठ करें। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा है, चल रहा सन सन पवन, तन से पसीना ढल रहा। देखो कृषक शोणित सुखा कर हल, तथापि चला रहे, किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर जला रहे। अब इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। कवि मैथिली शरण गुप्त जी भारतीय किसान के जीवन का चलचित्र प्रस्तुत कर रहे हैं इन पंक्तियों में, और कह रहे हैं कि कैसे गर्मी पड़ रही है। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा जब पड़ती है तो ऐसा लगता है कि आसमान से आग बरस रही हो। तो पहली पंक्तियों में कवि ने यही कहा है कि बरसा रहा है रवि अनल, रवि अर्थात सूर्य आग बरसा रहा है, और जो भूतल है, हमारी धरती है, वो जैसे तवा जलता है रोटी सेकते समय, उस प्रकार से जल रहा है। सन सन गर्म हवा चल रही है। गर्मियों में आपको पता है लू चलती है, तन से पसीना गिरता ही है उस समय, नॉर्मल सी बात है। ऐसी परिस्थिति में भी जो किसान है, कृषक अर्थात किसान, शोणित मीन्स अपना पसीना सुखाकर, अपने पसीने को जैसे तैसे पोंछकर सुखाकर, और फिर भी इस कड़ी धूप में जिसमें आग बरस रही है, लू चल रही है, धरती जल रही है, ऐसी कड़ी धूप में हल चला रहे हैं। किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर जला रहे। पता नहीं उन्हें किस बात का लोभ है कि वे ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसी कड़ी धूप में भी अपने शरीर को जला रहे हैं, तपा रहे हैं। कविता की आगे की पंक्तियों में उन्होंने किसान के भोजन की चर्चा की है कि किसान कैसा भोजन करता है। मध्याह्न उनकी स्त्रियाँ लें, रोटियां पहुँची वहीं, है रोटियां रूखी, खबर है शाक को उनको नहीं। संतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गए, भरपेट भोजन पा गए तो भाग्य मानो जग गए। इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त ने किसान के रोज मिलने वाले भोजन की चर्चा की है। किसान
अपने खेत में ही भोजन करता है। मध्याह्न में मतलब दोपहर के मध्य में उनकी स्त्रियां, मध्य के समय दिन में उनकी स्त्रियां, उनके घर की स्त्रियां, वो बेटी भी हो सकती है, उनकी पत्नी भी हो सकती हैं, रोटी लेकर वहीं पर पहुंची जहां पर किसान हल चला रहे हैं खेतों में अपने। ये देखिए, ये किसान के भोजन का चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। उनकी स्त्रियां दोपहर के समय रोटी लेकर जाती हैं खेत में ही, और उनका भोजन क्या है? उनका भोजन है रोटी जो रूखी है, उनमें घी तेल कुछ नहीं लगा है। और शाक को उनकी कोई मतलब सब्जी क्या होती है ये तो उनको पता ही नहीं है, उनको खबर ही नहीं कि इसमें सब्जी भी चाहिए। लेकिन संतोष से इसी भोजन को खाकर और वे फिर अपने काम में लग जाते हैं। संतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गए। उनकी स्त्रियां जब रोटी लेकर पहुंची रूखी हुई, उसे ही खाकर संतोष से उन्होंने खाया, चलो ये हमारा भोजन है, इन्हें पाकर, और वे अपने काम में फिर से लग गए, फिर हल चलाने चले गए। यदि मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि यदि वे भरपेट भोजन जिस दिन पा गए तो ऐसा लगता है कि मानो उनके भाग्य जग गए हों। ये उसका हाल है जो हमें भोजन कराता है। कविता की अगली पंक्तियों में कवि ने किसान के निरंतर अथक श्रम की चर्चा की है कि कैसे वो बिना थके श्रम करता रहता है निरंतर। आइए पढ़ते हैं। घनघोर वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा, घर से निकलने को कड़क कर वज्र वर्जन कर रहा, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम हैं, किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम हैं। कवि कह रहे हैं, मौसम का वर्णन कर रहे हैं, वर्षा ऋतु की। ऊपर उन्होंने पहले वाले पैरा में ग्रीष्म ऋतु की चर्चा की है। अब इस पैरा में इन्होंने वर्षा ऋतु की चर्चा की कि घनघोर वर्षा हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, गगन गर्जन कर रहा है, गगन में बादल गरज रहे हैं, घर से जैसे ही कोई निकले तो बिजली जोर से कड़कती है, ऐसा लगता है मानो इंद्र का वज्र गिर गया हो, तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम है। लेकिन ऐसे मौसम में भी जो किसान है वो मैदान में डट कर अपना काम कर रहे हैं। फसल की बुआई का हो, कोड़ाई का हो, जो भी काम है वो ऐसे मौसम में भी कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि किस लोभ से वे आज भी नहीं लेते विश्राम है। ऐसा कौन सा लोभ है जो इतनी ज़्यादा बारिश में, बादलों की कड़क में, बिजली के गरजने पर भी वे विश्राम नहीं करके काम कर रहे हैं। अगली पंक्तियों में कवि ऐसे ही रात में जब किसान मेहनत करते हैं तो उन रातों का वर्णन किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। आइए इसे पढ़ते हैं। बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है, आह शीत कैसा पड़ रहा है, थर थराता गात है, तो भी कृषक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते, वह लाभ कैसा है न जिसका लोभ अब भी त्यागते। मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं रात का वर्णन करते हुए कि जब रात में किसान घर पे विश्राम नहीं करके खेतों में काम करते हैं, उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि अंधेरी रात है और ऐसी अंधेरी रात में कोई भी घर से बाहर निकलने से डरता है, लगता है कि बाहर जाएंगे तो अब पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो भी जाड़े की रात जब चारों ओर कोहरा रहता है और शीत पड़ती है, बहुत तेज़ ठंड लगती है, बाहर निकलते ही शरीर कांपने लगता है। ऐसी परिस्थिति में भी किसान अग्नि जलाकर खेत पर ही जागते हैं। पता नहीं कैसा लाभ है उनको, किस चीज़ का लाभ मिलता है ये सब करके, और क्या लोभ है उनको जिसे वे त्याग नहीं पाते हैं और इतनी परिश्रम करते हैं रात में भी, जाड़े में भी और ग्रीष्म ऋतु में भी। तो किसान की ऐसी ही परिस्थितियों का वर्णन
मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में किया है कि कैसे किसान ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत करके हम सभी को भोजन देता है। हमें उसका आदर करना चाहिए और कभी भी उसके गरीब होने का उसे उसका अपमान नहीं करना चाहिए उसकी गरीबी के कारण, क्योंकि उसी के कारण हमें भोजन मिलता है।